26,000 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण कर 14 जनवरी को अयोध्या पहुंचने वाली अमृत महोत्सव यात्रा बुधवार को उज्जैन पहुंची। यहां टावर चौक पर महाआरती कर यात्रा में शामिल संत गणों का सम्मान किया गया। इस दौरान एक रथ भी यात्रा में चल रहा है, जिसमें 75 नदियों का जल और रज समाहित है। रथ पर ही बड़े कलश के समीप 75 छोटे कलश स्थापित किए गए हैं। यात्रा का उद्देश्य राम भक्तों को आमंत्रण देने का है, जिसमें श्री रामलला के मंदिर का जो भव्य निर्माण हुआ है उसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अयोध्या ट्रस्ट के संत गणों द्वारा की जाएगी। इस यात्रा में दक्षिण विधायक मोहन यादव, पूर्व मंत्री पारस जैन, महापौर मुकेश टिटवाल से लेकर विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पांडे सहित तुलसीदास पोहारा मौजूद रहे। धनुजवन कृशानं ज्ञानी रामग्रगण्य रामधीशं रघुपति जाओ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। ये गुरु जी का 75 साल हो रहे हैं और ये अमृत कलश यात्रा है। पूरे भारत के तीर्थों में जाकर के भ्रमण करते, दर्शन करते हुए रज और मिट्टी और वहाँ का जल लेके सब तीर्थों का फिर गुरु जी का अभिषेक होगा, राम जी की जय जयकार होगी। 14 तारीख को हमारी यात्रा पहुँचेगी। उसी दिन कथा है गुरु जी की। श्री जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य, श्री 1000 श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, तुलसी पीठाधीश्वर, और जिनको पूरे भारत क्या पूरे विश्व में जानते हैं। ये तो हमारे आदरणीय परम पूजनीय और हमारे गुरु भाई युवराज जी, उनके संयोजन में ये सब, श्री रामचंद्र दास जी महाराज, उनके संयोजन में, उनकी कृपा से, गुरुदेव के अथाह आशीर्वाद से ये सब कार्यक्रम चल रहा है। उसके पश्चात 14 से 22 तक कथा है। 22 को श्री राम जी के दर्शन होंगे। इस भव्य दिव्य कार्यक्रम में सबको आमंत्रित है। सबका कल्याण हो, मंगलमस्तु, जयस्तु, तेजस्तु, बुद्धिरस्तु, जय भारत, जय हिंद, अमर ज्योति अमर जवान। और बोलो क्या पूछना है माय डियर। कहाँ से आई ये बीकानेर से चलकर पूरे भारत में चलेगी। 26,000 किलोमीटर की यात्रा है। समस्त तीर्थों में जाएगी और वहाँ के दर्शन और जल अभिषेक सब गुरुदेव के कृपा से वहीं होगा, अयोध्या धाम में। और ये बहुत बड़ा हमारे जीवन के इतिहास का 500 वर्ष का कार्यकाल हमने निकाला है। उसके बाद हमारे आपके सबके सामने ही उद्घाटन हो रहा है। ये बहुत बड़े हर्ष और खुशी का विषय है। आप सब लोगों को बहुत बहुत खुशियों की शुभकामनाएं देते हुए सबको अयोध्या धाम में आने का, दर्शन करने का सौभाग्य मिलने का अवसर मिल रहा है। सब आप आइए और सबका स्वागत है। जय श्री राम। भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा टावर स्थित भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। तराना के विधायक महेश परमार ने जानकारी देते हुए बताया कि संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी कांग्रेसियों ने यहां पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित कर माल्यार्पण किया है और उनके द्वारा विश्व का सबसे अच्छा जो संविधान बनाया गया है उसको सभी देशवासी पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं। अभी देखने में आ रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। वो सरासर गलत है। उनके द्वारा बनाए गए संविधान को सभी को मानना चाहिए। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज बाबा साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर संविधान निर्माता और हमारे तो भगवान है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, उनका कारण ही हम सब लोग आज यहाँ इस मुकाम पे हैं। तो हम सब कांग्रेस पार्टी के साथियों ने मिलकर बाबा साहब के श्री चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित किए और आपके माध्यम से ही कहना चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो बस पूरे विश्व का सबसे अच्छा संविधान हिंदुस्तान का, उसका अमल हो। आज धीरे धीरे जो देश की सत्ता में बैठे वो लोग धीरे धीरे संविधान और बाबा साहब के जो बताए मार्ग को समाप्त करना चाहते हैं। कहीं न कहीं सभी लोगों को एकजुट होकर देशवासियों को संविधान बचाने की जरूरत है। यही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर बाबा साहब के बनाया हुआ संविधान सबको समानता और एकता और सबको समानता का अधिकार जो बाबा साहब ने दिया था वो अधिकार कहीं न कहीं धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। तो बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि हम सब लोग बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को माने। उज्जैन की महिदपुर विधानसभा से कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक दिनेश जैन बोस के खिलाफ पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा समेत 3 धाराओं में केस दर्ज किया है। दिनेश जैन बोस पर आरोप है कि उन्होंने
3 दिसंबर को इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पर भाजपा प्रत्याशी बहादुर सिंह चौहान से पुनर्मतगणना का आवेदन छीनकर फाड़ने का प्रयास किया था। ड्यूटी पर तैनात निर्वाचन अधिकारियों से भी कहा सुनी कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई थी। नानाखेड़ा पुलिस ने बताया कि महिदपुर एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार नवीन चंद्र कुंभकार ने थाने पर आवेदन दिया था। दिनेश जैन बोस 290 मतों से विजयी हुए। मतगणना के दिन इंजीनियरिंग कॉलेज मतगणना स्थल पर भाजपा प्रत्याशी व उनके बीच पुनर्मतगणना को लेकर काफी नोकझोंक व विवाद हुआ। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने दोनों को अलग कर स्थिति को संभाला था। इसमें जो 213 विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ने थाना नानाखेड़ा में जो है एक शिकायत दर्ज कराई है, जिस संबंध में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है आईपीसी की धाराओं के तहत और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धाराओं के तहत। घटना क्या हुई, पूरा मामला क्या? इसमें ऐसा बताया गया है कि कोई शासकीय दस्तावेज जब देने का प्रयास किया था तो इनके द्वारा जो है उसके साथ में छीनने झपटने का प्रयास किया गया। कल राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को राजस्थान में उनके घर में घुसकर कुछ अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। इसके बाद पूरे राजस्थान में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और हत्यारों को पकड़कर एनकाउंटर करने की मांग की जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में राजपूत समाज के पुरुष व महिला करणी सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष के हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर एकत्रित हुई। राजस्थान सरकार का पुतला भी दहन किया गया और उज्जैन कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वो मीडिया के माध्यम से अपनी मांग रखते हुए बताया गया कि हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनका एनकाउंटर किया जाए और यदि ऐसा नहीं किया गया तो विरोध प्रदर्शन और रुद्र रूप ले लेगा। साथ ही भारत बंद का भी आह्वान किया गया, जिसमें कोई भी दुर्घटना होती है तो इसकी पूरी जवाबदारी सरकार की होगी। राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगामेडी, जो पूरे देश में राजपूत समाज का नेतृत्व करते थे, कल दोपहर में उनके घर में घुसकर अज्ञात हमलावरों ने उनकी हत्या कर दी, जिससे संपूर्ण देश के राजपूत समाज सर्व समाज में आक्रोश व्याप्त है। राजस्थान में लगातार प्रदर्शन जारी है। उसी कड़ी में मध्य प्रदेश में भी आज प्रदर्शन की शुरुआत हुई है। अगर अपराधियों का गिरफ्तार नहीं होता, उनका एनकाउंटर नहीं होता और प्रदर्शनकारियों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आंदोलन और तेज होगा और पूरा प्रदेश बंद किया जाएगा। क्या लगता है कि राजस्थान सरकार का फेलियर है ये, इनके अवगत कराने के बाद भी उनको सुरक्षा मुहैया? जी ये बहुत बड़ा फेल्यूर है। इंटेलिजेंस ने जब सूचना दे दी थी कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की जान को खतरा है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने उनको सुरक्षा नहीं दी। कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक साजिश की भी बू आ रही है, तो इसकी न्यायिक जांच होना चाहिए और जो भी इसके पीछे उनको सजा मिलनी चाहिए। आज क्या करा आपने यहाँ पर? आज पुतला दहन किया गया राजस्थान प्रशासन का, साथ ही कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिया जाएगा कि अगर आने वाले कुछ घंटों में इसका निराकरण नहीं होता है तो पूरा प्रदेश बंद किया जाएगा। स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 1.5 करोड़ की लागत से नवनिर्मित सीएनजी चालित शवदाह गृह यूनिट, जो कि नगर निगम द्वारा संचालित है, चक्रतीर्थ पर लगाई गई है, जिसका शुभारंभ महापौर मुकेश टेटवाल द्वारा बटन दबाकर किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत मात्र 1 रुपए शुल्क में शवों का दाह संस्कार किया जाएगा। सीएनजी चलित शवदाह गृह की सुविधा उपलब्ध होने से पर्यावरण भी दूषित नहीं होगा। इसके लिए 100 मीटर ऊंची चिमनी भी लगाई गई है। सीएनजी चलित शवदाह गृह के शुभारंभ उपरांत महापौर द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि पूर्व में यहां विद्युत चलित यूनिट होती थी, जिसमें बार बार तकनीकी खराबी भी आती थी, साथ ही वो पर्यावरण एवं वातावरण के लिए हानिकारक भी होती थी। उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सहयोग से 1.5 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर 3 नवीन यूनिट सीएनजी गैस के शवदाह गृह बनाए गए हैं। इसी के साथ पूर्व में जो इलेक्ट्रॉनिक यूनिट थी उसे भी सीएनजी में परिवर्तित करते हुए नवनिर्मित किया गया है। इस प्रकार कुल 4 यूनिट सीएनजी गैस की हो गई है। यहाँ एक नया भवन और कर्मचारियों के लिए कार्यालय भी बनाया गया है। हमारे उज्जैन में चक्रतीर्थ पर आज हमने यहाँ पर सीएनजी के द्वारा संचालित होने वाले शवगृह के 3 यूनिट का प्रारंभ किया है। यहाँ पे पूर्व में जो हमारी इलेक्ट्रिक की यूनिट और सीएनजी की एक पहले से प्रारंभ है, उसके अतिरिक्त 3 यूनिट हमने और आज प्रारंभ की है। उसको आने वाले समय की दृष्टिगत देखते हुए, पर्यावरण को देखते हुए ये सीएनजी का हमने
यूनिट प्रारंभ की है और यह मात्र 1 रुपये शुल्क में यहाँ पर दाह संस्कार हो सकता है। टाटा द्वारा लापरवाही पूर्वक किए जा रहे खुदाई कार्य से नाराज होकर महापौर ने कहा है कि कई बार पेनल्टी लगाई गई है, लेकिन इस बार बड़ी कार्रवाई टाटा के खिलाफ की जाएगी। शहर में सीवरेज का काम टाटा कंपनी को दिया गया है, लेकिन समय सीमा के अधिक समय होने के बावजूद टाटा द्वारा धीमी गति से कार्य किया जा रहा है। यही कारण है कि आए दिन सड़क पर हादसे हुए हैं, जिनको लेकर नगर निगम ने टाटा कंपनी पर पेनल्टी भी लगाई है। महापौर ने अपने निरीक्षण के दौरान मीडिया से चर्चा में कहा कि टाटा का किस तरह का कार्य चल रहा है, यह हमारी नजर में है। कई बार अनियमितता पाई गई है, जिस पर पेनल्टी भी लगाई गई है। इस बार सख्त कार्रवाई टाटा कंपनी के खिलाफ की जाएगी। टाटा कंपनी ने बिना प्लान बनाए ही शहर को कई जगह से खोद दिया है, जिस पर महापौर ने नाराजगी जताई है और कड़ी कार्रवाई की बात कही है। कि टाटा के द्वारा अनियमितता बहुत ज़्यादा वापरी जा रही है और लापरवाही के साथ हमारे शहर को खोदा है और ऐसा लगता है कि बिना प्लानिंग से काम कर रहे हैं। जब से साल भर से हमारा बोर्ड बना है तो हमने विभिन्न पेनल्टी लगाई है, उस पर कार्रवाई की है और आने वाले समय में और हम बड़ी कार्रवाई करेंगे, ताकि टाटा का काम व्यवस्थित होना चाहिए। टाटा के जो लोग हैं वो ऐसा कर रहे हैं जैसे कोई वो केवल उन्हीं का काम चल रहा हो, चाहे जहाँ बिना प्लानिंग से करते हैं उनको हमारी नज़र में है और जितनी पीड़ा आपको उतनी मुझे भी, उसके लिए हम करेंगे। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने विभाग में सरकार द्वारा दिए गए लक्ष्य की पूर्ति 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से करें। आने वाले लोकसभा के पहले मतदान केंद्रों को और बेहतर ढंग से व्यवस्थित करना सुनिश्चित करें। इस बार एसडीएम व्यक्तिगत रूप से अपने अपने अनुविभाग में मतदान केंद्र देखें। आने वाले लोकसभा चुनाव में और बेहतर काम करने का प्रयास हम सब मिलकर करेंगे। मतदाता सूची में और अच्छा काम करने की जरूरत है। सभी विभाग अपने अपने लक्ष्यों को पूरा करें। हमारे पास 2-3 माह ही शेष हैं। इन्हीं 2-3 माह में दिए गए लक्ष्यों की पूर्ति की जाए। इसके बाद तो हमें सबको लोकसभा चुनाव में जुटना है। कलेक्टर ने एलडीएम को निर्देश दिए कि बैंकों में प्राप्त प्रकरणों को शीघ्रता से स्वीकृत कराए जाएं। बैठक में उर्वरक की भी समीक्षा की गई। विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि ट्रांसफार्मर आदि की व्यवस्थाओं में तेजी से काम करने पर जोर दिया जाए। हरसिद्धि, मंगलनाथ एवं कालभैरव में हो रहे निर्माण कार्यों में और बेहतर काम कराए जाए। कलेक्टर ने राजस्व विभाग की विभिन्न शाखाओं एवं विभागवार समयावधि पत्रों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही कर उनका समय सीमा में निराकरण किया जाए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ मृणाल मीना, नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह, अपर कलेक्टर प्रीति यादव, यूडीए सीईओ एवं प्रशासक महाकाल मंदिर संदीप सोनी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं समस्त एसडीएम आदि उपस्थित थे। आचार संहिता कल खत्म हो गई है। हमारे पास अब लगभग 3 महीने का समय है काम करने का, क्योंकि जो पुराने समय का जो अनुभव है पिछले लोकसभा चुनाव का, तो मार्च में आचार संहिता लगती है। तो और चूँकि फाइनेंशियल ईयर भी ख़त्म हो रहा है, 31 मार्च को ख़त्म होता है, बहुत सारी योजनाओं के टारगेट रहते हैं, समय कम है, इसलिए अब सबको लक्ष्य दिया गया है। अब इसकी वीकली मॉनिटरिंग करके लक्ष्य पूर्ति की जाएगी। महाकाल मंदिर के भी कुछ काम शेष हैं, उनको भी प्रारंभ कराया जाएगा और निश्चित तौर पे पूरा अमला फिर से चुनाव के पहले जो काम करने की गति थी उसमें आ जाएगा।